हेलो बच्चों, कक्षा 11 में समुच्चय सिद्धांत ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने करवा दी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अब उसके आगे जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है संबंध और फलन, इस चैप्टर को शुरू करेंगे हम आज, रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें जो शुरुआत होती है चैप्टर की वो होती है कार्तीय फलन, कार्तीय गुणनफल से। तो कार्तीय गुणनफल इस चैप्टर में सबसे पहले कार्तीय गुणनफल की बात करेंगे। और कार्तीय गुणनफल में शुरुआत करते हैं क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखिए, जब आपने सेट थ्योरी पढ़ा था तो सेट थ्योरी में आप एलिमेंट लिखते थे। जैसे आप कहते थे कि एक एलिमेंट है एक्स जो किसी सेट ए में है, तो आप एक्स बिलोंग्स टू ए कहते थे। यानी आपने देखा होगा कि अगर हमको सेट थ्योरी का कोई क्वेश्चन करना होता था, तो अगर हमको तर्क विधि से करना होता था तो हम उसको एक एलिमेंट मान लेते थे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। क्रमित युग्म में जब आता है तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। ऑर्डर्ड माने होता है क्रम से, यानी किन्हीं दो वस्तुओं को या किन्हीं दो अवयवों को अगर एक निश्चित क्रम में लिख दिया जाए तो उसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यानी दो एलिमेंट हम लिखेंगे मगर यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उनका क्रम फिर बदल ना पाए, उनका एक क्रम सदैव निश्चित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए बी, तो ये एलिमेंट है ए बी जिसमें प्रथम अवयव ए होगा और द्वितीय अवयव क्या होगा, बी होगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा क्योंकि जोड़े में एलिमेंट हैं, ये एक ही अवयव माना जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में माना जाएगा। यानी ये युग्म है, अवयवों का युग्म है जिसमें ये सुनिश्चित है कि जो ऑर्डर्ड है, इसका क्रम है, उस क्रम में पहला अवयव ए है और दूसरा अवयव क्या है, बी है। अगर मैं इसी तरह बी ए लिख दूँ ना, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाएगा, लेकिन इसमें प्रथम अवयव बी माना जाएगा और दूसरा अवयव ए होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब कि अगर हम कहें कि क्या क्रमित युग्म में ए बी, क्या ये बी ए के बराबर है, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्रमित युग्म में आप देख रहे हो कि जो पहला अवयव है वो ए है, जबकि इसमें पहला अवयव क्या है, बी। तो याद रखें, क्रमित युग्म का मतलब ही होता है कि अवयवों का ऐसा युग्म, एलिमेंट्स का वो पेयर जिसका क्रम क्या हो, निश्चित हो, इसे हम कहते हैं क्रमित युग्म। अच्छा, दो क्रमित युग्म बराबर कब हो सकते हैं? यानी अगर हम ये कहें कि क्रमित युग्मों की समानता कब होगी, समानता, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो दो क्रमित युग्म समान तब कहलाते हैं जब उनका प्रथम एलिमेंट प्रथम के बराबर हो और दूसरा वाला दूसरे के बराबर हो। जैसे मैंने कहा कि एक क्रमित युग्म है ए बी, तो ये सी डी के बराबर हो सकता है। ए बी एक क्रमित युग्म है देखो, और सी डी एक दूसरा क्रमित युग्म है, तो ये दोनों क्रमित युग्म बराबर हो सकते हैं यदि और केवल यदि ए बराबर होगा किसके, सी के, और जो बी बराबर होगा वो किसके होगा, डी के। यानी दो क्रमित युग्म तब बराबर होंगे जब पहला अवयव के बराबर हो और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैंने कहा एक्स वाई ये एक क्रमित युग्म है और ये बराबर दिया है 3 4 के, इसका मतलब ये निश्चित है कि जो x है वो 3 के बराबर होगा और जो y है वो 4 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर तब कहलाते हैं जब दोनों के प्रथम अवयव आपस में बराबर हों और द्वितीय अवयव भी आपस में क्या हों, बराबर हों। अब हम आते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। तो देखिए, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल जिसको इंग्लिश में बोलते हो
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट हैं, कोई दो समुच्चय, कोई दो सेट या समुच्चय ए तथा बी है हमारे पास। तो यदि कोई दो समुच्चय ए तथा बी हैं तो ए क्रॉस बी, ये ऐसे लिखा जाता है, इसको कहते हैं ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल। समझ लेना, कार्तीय गुणनफल। यानी कि अगर कोई दो सेट हो हमारे पास ए और बी हो, तो ए क्रॉस बी को कहते हैं ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल। अगर मैंने कहा कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए सेट और बी सेट से बने। इसकी जो डिफिनीशन मैथमेटिकल अलग है, मौखिक या परिभाषित डिफिनीशन जो हम शब्दों में व्यक्त करें वो क्या है। ए क्रॉस बी का तात्पर्य ऐसे सभी क्रमित युग्मों से है, ऐसे सभी जितने संभव हो सकें ऐसे सभी क्रमित युग्मों से है जिनका प्रथम अवयव सदैव ए का हो और द्वितीय अवयव सदैव बी का हो। इसका मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी का मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सभी संभव क्रमित युग्म जिनमें या जिनका प्रथम अवयव ए से तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से हो। अब जैसे इसको संकेतों में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी बराबर ए बी। ये देखिए, जब आप समुच्चय सिद्धांत पढ़ते थे तो उसमें आप क्या कहा करते थे, ए यूनियन बी आप कहते थे। जैसे आपने कहा ए यूनियन बी, तो आप कहते थे ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि वो समुच्चय था, उसमें केवल एक अवयव आप मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी अगर लिखा तो हमको जो एलिमेंट लेना पड़ेगा वो सदैव ऑर्डर्ड पेयर में लेना पड़ेगा, यानी हमको क्रमित युग्म में लेना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन देखिए क्या है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यानी ए क्रॉस बी में वे सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, वे सारे ऑर्डर्ड पेयर ए बी आ जाएंगे, जबकि ए प्रथम का हो, देखिए सेट ए का हो, और जो बी है वो दूसरे सेट का हो। यानी देखिए इसमें सारे ए बी, अब देखिए ए बी एक संकेत होता है, ए बी का मतलब वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिनमें पहला वाला पहले सेट का हो और दूसरा वाला देखो दूसरे का हो, पहला वाला पहले का और दूसरा वाला दूसरे का। तो अगर मैं कहूँ कि बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब ऐसे सभी संभव क्रमित युग्म जिनमें पहला अवयव बी का हो और दूसरा अवयव ए का हो। यानी अगर इसको लिखें तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बी ए। देखिए जब ए क्रॉस बी किया तो उसमें ए बी आया, बी क्रॉस ए किया तो उसमें क्या आया, बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। तो देखो जब ए क्रॉस बी बनाओगे तो पहला एलिमेंट ए का ही होगा, और अगर बी क्रॉस ए कहते हो तो इसमें पहला एलिमेंट बी का होगा। एक एग्जाम्पल से आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ए क्रॉस बी हम बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर कोई दो समुच्चय लिखने जा रहा हूँ और कहूँगा कि चलिए ए क्रॉस बी बनाओ, ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्तीय गुणनफल। तो देखो जरा, अगर मान लीजिए एक सेट ए है
और इसमें है 1 2, ये 2 एलिमेंट हैं। एक सेट बी है, इसमें है ए बी सी एलिमेंट। तो एक सेट ए है जिसमें ये 2 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सेट बी है जिसमें आपको 2 एलिमेंट ए बी सी दिखाई दे रहे हैं। और अगर कहा जाए कि ए क्रॉस बी ज्ञात करो, तो ए क्रॉस बी ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जिसमें पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट बी का हो। यानी देखिए 1 के साथ ए हो जाएगा, 1 के साथ बी हो जाएगा, 1 के साथ सी हो जाएगा, 2 के साथ ए हो जाएगा, 2 के साथ बी हो जाएगा और 2 के साथ सी हो जाएगा। ये बना ए क्रॉस बी। अगर मैं आपसे कहूँ कि बी क्रॉस ए बनाओ, तो बी क्रॉस ए में प्रथम अवयव बी के होना चाहिए और द्वितीय अवयव ए के होना चाहिए। यानी देखिए बी का 1 2 दोनों से हो सकता है, यानी सॉरी बी का नहीं ए का, तो ए का 1 से जोड़ा बन जाएगा, फिर ए का 2 से जोड़ा बन जाएगा, बी का 1 से जोड़ा बन जाएगा, बी का 2 से जोड़ा बन जाएगा, सी का 1 से जोड़ा बन जाएगा और सी का 2 से जोड़ा बन जाएगा। तो देखिए ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है। इन दोनों को देख के क्या आप ये कह सकते हो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए समान है? बिल्कुल नहीं। ए क्रॉस बी दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बात इतनी समझ में आ गई। अगर देखो इसको हम एक डायग्राम बना के दिखाएं, वेन डायग्राम बना करके, तो जैसे ये देखिए इधर, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए में है 1 2 और इसमें है ए बी सी। हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है ए क्रॉस बी। देखो कैसे होगा, ए 1 से ए, फिर ये देखिए 1 का पेयर ए से बनेगा, 1 का ही बी से बनेगा और 1 का ही सी से बनेगा। इसी तरह 2 का ए से, 2 का बी से और 2 का सी से। तो ये आप इसको इस तरह करके वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। या अगर आप देखिए जरा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, क्लास 9th में भी पढ़ा है आपने, क्लास 10th में भी पढ़ा है, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। तो अगर आप देखो तो जैसे आप इसको एक्स अक्ष कहा करते थे और इसको वाई अक्ष कहा करते थे, तो अगर मैं इस लाइन पर ए को दिखाऊं, समझना, और इस लाइन पर मैं बी को दिखाऊं, यानी जो प्रथम सेट है ए क्रॉस बी में बनाना चाहता हूं, ए क्रॉस बी मैं लेना चाहता हूं, तो इसका मतलब जैसे आप ध्यान होगा निर्देशांक ज्यामिति में आप पहले एक्स की वैल्यू रखते थे। जैसे कहा जाए 1 2 क्या है, तो आप कहते थे 1 2 में एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। वैसे ही देखो अगर हम कहें आपसे कि ए क्रॉस बी बनाओ, तो आप क्या करो कि एक्स अक्ष को एक्स अक्ष की तरफ ए को ले लो। ये मान लो कि एक्स अक्ष ए को प्रदर्शित कर रहा है और जो वाई अक्ष है वो बी को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो इसमें 1 2 है, ये लगा दिया मैंने 1 और ये हो गया 2, यहाँ कर दिया 1 और यहाँ कर दिया 2। अब ये ए बी सी है, मान लो ये ए बी सी ना हो करके ये होता 1 2 3, क्योंकि मैं यहाँ चूँकि गिनती लिख रहा हूँ तो यहाँ भी मैं गिनती लिखे देता हूँ। तो यहाँ किया 1, यहाँ किया 2 और यहाँ किया 3। अब देखो यहाँ से अगर आप ये रेखा खींच दें ऐसे, ये, और इधर से देखिए ये रेखा खींच दी है ये, तो जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल रहे हैं रेखाओं के, जैसे ये बिंदु मिला तो ये हो गया 1 1, ये मिला ये हो गया 2 1, राइट। ये पॉइंट पहले एक को लिखना है ना, देखो तो ये पॉइंट 1 2, ये पॉइंट 1 3, राइट। बोलो समझ में आया? ये क्या हुआ 2 1 2 2 और 2 3। अब देखो अगर ए क्रॉस बी बनाते हैं तो यही तो आएंगे,
1 का 1 1 1 2 1 3, तो 1 1 1 2 1 3, ये देखिए 1 1 1 2 1 3। अब फिर देखो क्या आया, 2 1 2 2 2 3, तो देखो 2 1 2 2 2 3, तो ये आ गया 2 1 2 2 और 2 3। तो ये होता है कार्तीय गुणनफल, और ये कार्तीय गुणनफल का आलेखी निरूपण है। अगर आलेखी निरूपण करने को कहेगा तो जो पहला प्रथम एलिमेंट है उसके सेट को आप एक्स एक्सिस पे दिखाओ, और जो दूसरा एलिमेंट जिसके लेना है आपको, जैसे दूसरा सेट बी है तो उसके एलिमेंट को आप वाई एक्सिस पे दिखा दो, ठीक है। और फिर ए क्रॉस बी बनाना है तो इस तरह आप इसको कार्तीय तल पर दिखा सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन सुनो ध्यान से, इसकी कुछ थ्योरम्स हैं जो कि बहुत ही बढ़िया हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए उन थ्योरम्स को मैं आपको बताता हूँ। और आपको बहुत ही ध्यान से समझना है ये थ्योरम, क्योंकि ये भले ही आपको क्वेश्चन के रूप में ना मिले लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। जैसे ए बी और सी कोई तीन समुच्चय हैं, देखिए ए बी तथा सी कोई तीन समुच्चय हैं। तो पहला जिसमें तीन प्रमेय हैं, देखिए तो सिद्ध कीजिए पहला नंबर। पहली थ्योरम है ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और तीसरी थ्योरम है, इसमें प्रमेय है ए क्रॉस बी माइनस सी, ये बराबर है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ये तीन थ्योरम बेसिक। अब देखो ये तीन थ्योरम को हम कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन अब आप लगा सकते हो, जितना मैंने समझा दिया तुम्हें, आप एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो एक्सरसाइज में भी आपको करवाऊंगा। लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट के लिए इनका जानना आपको ज़रूरी है। और ये थ्योरम है, भले ही एनसीईआरटी में न दी गई हो, लेकिन बेसिक ज्ञान आपको इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप पहला और दूसरा देखो तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों एक तरीके के हैं। अगर आप यूनियन कर लेते हो तो इंटरसेक्शन कर लोगे, और अगर इंटरसेक्शन कर लोगे तो यूनियन कर लोगे। तो ज़रा पहला नंबर देखो, ये है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये बराबर हमें लाना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब देखिए सेट थ्योरी की बिल्कुल तर्ज पर चलेगा। लेकिन सेट थ्योरी में जब आप कोई थ्योरम सिद्ध करते थे तो उसमें आप कोई एलिमेंट एक्स मानते थे और कहते थे, जैसे आप उसमें ए यूनियन बी, तो आप कहते थे माना एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि जैसे ही तुमको क्रॉस मिलता है तो समझ जाना कि क्रॉस अगर है तो वो ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन आया, यानी वो कार्तीय गुणनफल का है। तो उसमें आप केवल एक एलिमेंट नहीं मान सकते, फिर उसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट मानने होंगे। तो देखो जैसे आपने यहाँ पर क्रॉस देखा तो आपने कहा माना, ध्यान से समझिएगा, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। याद, क्रॉस देखा तो जो एलिमेंट मानेंगे वो आप ऑर्डर्ड पेयर में मानेंगे। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड ये। अब देखो क्रॉस यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट जो होता है वो प्रथम सेट का। तो प्रथम सेट कौन सा माना जाएगा, जो क्रॉस के पहले होगा। इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तथा
पहला पहले का है और जो y है ये दूसरे का है, तो दूसरा सेट कौन होगा? B यूनियन C तथा y बिलोंग्स टू B यूनियन C। x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B यूनियन C। अब देखो, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A तथा, अब समुच्चय सिद्धांत पे आ जाओ। यदि y बिलोंग्स टू B यूनियन C होता है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू B, और यूनियन का मतलब होता है या y बिलोंग्स टू C। तो देखिए कितना आपको सेट थ्योरी भी आनी चाहिए। अब जरा सुनो, x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B, x बिलोंग्स टू A तथा, और फिर यहाँ है या y बिलोंग्स टू C। तो अब इन हम सबको कैसे हम जोड़ते हैं जरा देखना। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B, या ऐसा हो सकता है कि x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C, क्योंकि y या तो B में है और या तो C में है, इसलिए यहाँ पर या लगाना पड़ेगा। और x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू C। एक बार फिर से सुन लो, यहाँ पर समझ में ना आए। x बिलोंग्स टू A यानी x A में होगा, ये कन्फर्म है। y में संदेह है, क्या? y या तो B में है या तो y C में है। तो यहाँ से देखो, x A में है तथा y B में है। x A में तो है तथा y B में है, या हो सकता है कि y C में हो, तो ये भी हो सकता है, या x A में तो है, हो सकता है y किस में हो? C में हो। अब यहाँ से सुनो जरा, x अगर A में है और y B में है, इसका मतलब ये हो गया कि x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। इसका क्या मतलब हुआ? x A में है और y B में है, वही तो लिखा है ऊपर, x A में है तथा y B में है, या x A में है तथा y C में है, इसका मतलब x y बिलोंग्स टू क्या? A क्रॉस C। अब देखिए, ये कह रहा है कि x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B या एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, यानी एक्स वाई या तो ए क्रॉस बी में है और या तो ए क्रॉस सी में है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और क्या आएगा यहाँ? यूनियन ए क्रॉस सी। और ज़रा देखिए, यही तो है राइट हैंड साइड, राइट। तो याद रखो, सेट थ्योरी ये कहती है कि अगर एक्स ए में है और एक्स बी में है, इसका एक्स वाई ए क्रॉस बी यूनियन सी में था, और साबित हो गया कि एक्स वाई ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी ये सबसेट हो गया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। दो समुच्चय तब बराबर होते हैं जब, जैसे ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो ये दो समुच्चय कब बराबर होते हैं? जब ए बी का सबसेट हो जाए और बी भी किसका सबसेट हो जाए? ए का, तो ए बराबर बी हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये दाहिना पक्ष, बायां पक्ष, ये दाएं पक्ष का सबसेट हो गया। अब हमें ये दिखाना होगा कि जो दाहिना पक्ष है वो भी बाएं पक्ष का क्या है? सबसेट है। तो अब हम यहाँ राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। तो माना एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये है दाहिना पक्ष, ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी। अब देखो, अगर एक पक्ष से आप कर लेते हो तो दूसरे पक्ष से कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे से ऊपर लिखते चले जाओ ऐसे, क्योंकि उल्टा करना है अब इसको। अब देखो, यहाँ से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, मतलब ये हो गया कि एक्स वाई बिलोंग्स करता है ए क्रॉस बी में, बिलोंग्स लिखना चाहिए, सॉरी यार यहाँ पर थोड़ा सा गलती, ये बिलोंग्स है।
इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी या एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ये देखिए आ गई ना ऊपर वाली लाइन। क्या मतलब हुआ, एक्स वाई ए क्रॉस बी में है या एक्स वाई ए क्रॉस सी में है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए तथा वाई बिलोंग्स टू बी या वाई बिलोंग्स टू सी। क्योंकि एक्स यहाँ से भी ए में आ रहा है और एक्स यहाँ से भी ए में आ रहा है, सिर्फ वाई यहाँ से बी में आ रहा है या वाई यहाँ से सी में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स तो ए में है, वाई या तो बी में है और या तो किस में है, सी में है। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या आएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। और देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ए क्रॉस बी था यूनियन ए क्रॉस सी, यानी जो राइट हैंड साइड था ये सबसेट हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। राइट, यहाँ 2 नंबर न देके इसे 2 नंबर दो। ये अब जरा समीकरण 1 और 2 को देख लो, चाहे समीकरण कह लो चाहे संबंध 1 तथा 2 को देखो तो बायां पक्ष दाएं का सबसेट है और दायां पक्ष बाएं का सबसेट है। तो आप कह सकते हो कि संबंध 1 तथा 2 से, चूँकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी पहला सिद्ध हो गया। तो लॉजिक थोड़ा सा समझने में अभी आपको कठिन लगेगा, लेकिन याद रखें बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक है, इस तरह आपको करना है। तो आप दूसरा नंबर ट्राई करिए, अपने से सोचिए, और अगर ये एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को बार बार इसको देख करके समझने का प्रयास करिए। समुच्चय सिद्धांत आपका कंप्लीट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए तीसरा नंबर इसका मैं दिखाता हूँ। अब याद रखें, अगर आप एक पक्ष तक आ जाते हैं, यानी 1 नंबर तक आ सकते हैं, तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखिएगा, इसका तीसरा नंबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा नंबर कैसे करेंगे, तीसरे नंबर में दिया है ए क्रॉस बी माइनस सी, जो तीसरा नंबर है। अगर मैं उसका लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो जैसे ही मैंने क्रॉस देखा तो मुझे तुरंत ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। ये देखिए ए क्रॉस बी माइनस सी, क्या मतलब हुआ इसका? पहले का है क्रॉस, यहाँ से है ये, तो पहला सेट यहाँ ए हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स तो ए में है और जो वाई है वो है दूसरा, और दूसरा है जो कोष्टक में लिखा है वाई है बी माइनस सी में। अर्थात एक्स बिलोंग्स टू ए तथा, अब ये बताओ y बिलोंग्स करता है b माइनस सी में। b माइनस सी आपने समुच्चय सिद्धांत पढ़ा होगा। अगर y b माइनस सी में है, इसका मतलब y b में तो है और y नहीं है किस में, c में। कोई एलिमेंट अगर b माइनस सी में है, इसका मतलब वो b में तो है मगर c में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब माइनस सी हुआ, इसका मतलब b में से c हट गया, तो c है ही नहीं है इसमें। ये देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि x a में है तथा y b में है, और यहाँ से देखिए जरा ध्यान से, ये दोनों y के लिए 2 कंडीशन, x के लिए केवल सफिशिएंट कंडीशन है कि x a में तो है ही है, तो और x a में है तथा y नहीं है किस में, c में। ये देखिए,
y के लिए दो कंडीशन, तो दोनों अलग अलग लिखा। x के लिए केवल एक कंडीशन, x a में बिलोंग करता है, तो x a में बिलोंग कर रहा है। y के लिए दो कंडीशन है, एक बार y b में बिलोंग करता है x के साथ, और एक बार x के साथ y c में नहीं बिलोंग करता, यानी y नॉट बिलोंग्स टू c। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हो गया कि अब देखो, अगर x a में है और y b में है, इसका मतलब x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, तथा या और। अब ये बताओ, अगर x a में है मगर y c में नहीं है, यानी पहला पहले में तो है लेकिन जो दूसरा है वो दूसरे में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x y है वो एक राशि में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x तो a में है मगर y c में नहीं है, तो फिर x y कभी एक राशि में नहीं होगा। दोनों को मिला के देखो तो ये कह रहा है कि x y a क्रॉस b में है, x y a क्रॉस b में है, लेकिन नहीं है किस में? a क्रॉस c में। तो जिसमें नहीं है वो माइनस हो गया। यही तो माइनस का मतलब यहाँ यही तो समझा रहा था कि y b में है मगर y c में नहीं है, तो x y a क्रॉस b में है तो उसके लिए बिलोंग, और जिसके लिए नहीं है उसके लिए माइनस। अब जरा देखो इसको, क्या यही लिखा है? ये देखिए, और यही मिल गया आपको राइट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से चले और कहाँ पहुँच गए? राइट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड से चलोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये थ्योरम मैंने आपको बताया, अच्छी थी थ्योरम, और इससे थोड़ा क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब देखिए, अगर हमको दो समुच्चय दे दिए गए हैं, सेट, ये देखिए सेट का ही एक भाग है और समुच्चय से ही ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो अगर हमको कोई दो सेट दिए गए हैं, एक सेट समुच्चय है A और मान लीजिए दूसरा समुच्चय है B। A में अगर m अवयव हैं, A में अवयवों की संख्या m है और B में अवयवों की संख्या n है, तो देखिए यदि A तथा B कोई दो सेट हैं या समुच्चय हैं और Na बराबर ये मान लीजिए है P, यानी A में एलिमेंट की नंबर संख्या, A में कितने एलिमेंट हैं? P, और जो B में एलिमेंट हैं उनकी संख्या क्या है? Q, राइट। तो याद रखें A क्रॉस B में जो अवयवों की संख्या होगी वो क्या होती है? PQ। इसको आप प्रैक्टिकली करके देख लो। A में दो एलिमेंट ले लिया और B में अगर तीन एलिमेंट ले लिया और फिर क्रॉस करके एलिमेंट गिनती करो, उनकी ऑर्डर पेयर की गिनती करो तो वो गुणनफल के बराबर आएगी। तो n A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होती है? P इंटू Q, जहाँ P है A में अवयवों की संख्या और Q है B में अवयवों की संख्या। फिर तथा A क्रॉस B में उप समुच्चयों की संख्या, A क्रॉस B में उप समुच्चयों की संख्या ये बराबर होती है 2 टू द पावर P इंटू Q। जैसे समुच्चय सिद्धांत में था 2 टू द पावर M या 2 टू द पावर N था, यहाँ पर 2 टू द पावर होता है P इंटू Q। लेकिन अगर आपसे कह दे कि A क्रॉस B में अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, तो याद रखना एक कम हो जाएगा क्योंकि जो फाई होता है वो सबका उप समुच्चय होता है और वो रिक्त होता है, तो उसको अगर हटा दें तो यह आ जाएगा 2 टू द पावर PQ और माइनस कितना? 1। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थ्योरेटिकल जो भाग था वो समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित NCERT की जो पहली प्रश्नावली है वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। तो अब हम
इतना समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज डाल देंगे, पूरी एक्सरसाइज का सलूशन कर देंगे। राइट है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज डालेंगे और फिर रिलेशन और फंक्शन पे चलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।